हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हानी वॉइस पर। मेरे हाथ में 10 रुपये का नोट था और मैं दुकान की तरफ जा रहा था, लेकिन दिल में ये सवाल था कि कहीं मैं अपने घर वालों की इज्जत को 10 रुपये में बेच तो नहीं रहा। जी हाँ, मैं उस वक्त यही सोच रहा था। जाने क्यों मेरे कदम पलट गए। जिस शख्स ने मुझे 10 रुपये देकर घर से निकाला था, मैं वापस उसी की साइड चल पड़ा। लेकिन ये क्या था? घर का दरवाज़ा तो अंदर से बंद था। अब तो मुझे पक्का शक हो गया कि कोई ना कोई गड़बड़ है। घर में एक जवान औरत थी जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। मैंने हमसायों के घर से जाकर ऊपर वाली छत से अपने घर में छलांग लगा दी और जब नीचे आया तो अभी मंजर तो ना देखा, लेकिन आवाज़ें सुन के ही कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मैंने दरवाजे की तरफ देखा। दरवाज़ा अंदर से बंद किया गया था क्योंकि बाहर वाली कुंडी खुली हुई थी। ये कमरा उसी औरत का था जो मेरे दिल में सबसे ज़्यादा ऊंची हैसियत रखती थी और आवाज़ें भी उसी कमरे से आ रही थी। मेरा खून खौलने लगा और मेरे हाथ पैर जैसे शाल होने लगे और मेरे कान गर्म हो गए। मैंने एक झटके से दरवाज़ा खोला तो सामने का मंजर देख के हैरान रह गया। वो शख्स मेरे सामने उस सफ़ेद चादर के ऊपर मेरी सगी माँ। मैं बहुत ही कम उम्र का था जब मेरे बाबा इस दुनिया से चले गए। अभी भी मेरी उम्र कोई इतनी ज़्यादा तो नहीं थी, लेकिन हाँ, कद काठी से बहुत ही पूरा मर्द लगता था और सब कहते थे कि अब मुझे मर्द बनना भी है क्योंकि मेरे बाबा इस दुनिया में नहीं थे। मेरी माँ लोगों के घर में खाना पकाने का काम करती थी, पर अब मैंने उन्हें मना कर दिया और कहा कि वो ये काम नहीं करेगी। हम घर में 2 लोग ही रहते थे। मेहनत मजदूरी से हम दोनों का गुजारा हो सकता था और फिर बाबा ने हमारे लिए एक घर भी तो छोड़ा था। घर में सिर्फ 2 ही कमरे थे। एक कमरा रहने के लायक नहीं था और लेकिन मैं वही रहा था। दूसरे कमरे में मेरी माँ रहती थी। मेरी माँ बहुत जवान और खूबसूरत थी। उनकी उम्र बहुत ही कम थी जब उनकी शादी हुई थी तो, और शादी के पहले साल में ही मैं उनके गोद में आ गया और मैं कम उम्र का था जब बाबा इस दुनिया से चले गए। वो मेरे बाबा से बहुत ही मोहब्बत करती थी। वो कहती थी कि तेरे बाबा इस दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हैं। मुझे ये भी बताती थी कि पहले वो मेरे बाबा के रिश्तेदारों के घर में रहती थी, लेकिन 1 साल के बाद ही वे वहाँ से वापस आ गई। मैंने उनसे पूछा कि ऐसी क्या बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि बस मेरी तुम्हारी दादी से नहीं बनी। लेकिन मैं अच्छी तरह से जानता था कि मेरी माँ किसी के साथ बुरी हो ही नहीं सकती थी। वो तो एक मासूम और नेक दिल औरत थी। फिर जाने क्यों उनकी दादी के साथ ना बनी। मेरी दादी बहुत ही अजीब टाइप की औरत थी। वो भी जब हम लोग कभी मिलने के लिए जाती तो बहुत ही खुशी से मिलती थी, बहुत ही प्यार करती थी, ख्याल करने की कोशिश करती थी। माँ को तो बेटे कहती थी और वरना कौन सी सास बेटी कहती है। सास की ज़ुबान पर तो ये लफ्ज़ नहीं आता, पर दादी भी अब इस दुनिया में नहीं थी। इस घर में मेरी एक फूफी रहती थी जिनको तलाक हो चुकी थी। दादा और एक चाचा जिनकी पत्नी और बच्चे अब इस घर पर राज करते थे। वो घर हमारे घर से बहुत ही बड़ा था। अभी भी उस घर में हमारा हिस्सा था, पर माँ कहती थी कि हम उफ तक नहीं कहेंगे, हमें नहीं चाहिए हिस्सा। वैसे भी तुम्हारे बाप ने हमारे लिए ये घर छोड़ा तो है ना, हम दोनों के लिए यही काफ़ी है। पर ये काफ़ी नहीं था। ये मैं भी जानता था कि मामला इतना सीधा नहीं था। ये घर उस जगह पे बनाया गया था जहाँ पहले लोग कूड़ा फेंकते थे। अभी भी इस घर से बू आती थी। ये घर रहने के लायक नहीं था। अगर हम इसको बेचते तो शायद कोई ऐसा इंसान खरीदता जिसने यहाँ पर जानवर रखने का इरादा किया होता। ये जगह इंसानों के रहने के हिसाब से बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। जब से बाबा इस दुनिया से गए थे, चाचा ने वैसे हमारा बहुत साथ दिया था, इसलिए मैं सोचता था कि चाचा से बात करूं, पर माँ कहती थी कि साथ देना कोई और बात है और घर में हिस्सा मांगना कोई और बात है, इसलिए तुम कभी भी बात ना करना। चाचा पहले तो बाहर के मुल्क में रह रहे थे, अभी उन्हें वापस आए हुए कुछ महीने हुए थे। वहाँ से वो हमारे लिए पैसे भेजा करते थे। फिर उनकी पत्नी को पता चल गया तो उन्होंने ये सिलसिला रोक दिया, लेकिन फिर भी वो पैसे भेजते रहते थे। चाचा की एक बेटी भी थी जिसका नाम पूनम था और जो मुझसे बहुत ही अच्छी लगती थी। वो उनकी सगी बेटी नहीं थी, बल्कि उन्होंने कहीं से गोद ली थी, इसलिए उसके साथ मेरी शादी हो सकती थी। मैंने अपनी माँ से एक दफ़ा ये बात की थी तो उन्होंने कहा था कि वो कभी भी नहीं मानेंगे और हमारे पास है ही क्या सिवाय एक घर के जो कूड़े के ऊपर बना हुआ है। मेरी माँ मेरे बाबा के बारे में अच्छी अच्छी बातें बताती थी
कहती थी कि दुनिया का सबसे अच्छा मर्द था, तुम भी उसकी तरह बनना। अपनी पत्नी के लिए अपने घर वालों को छोड़ दिया। मैं ये नहीं कहती कि सब लोग अपनी पत्नी के लिए अपने घर वालों को छोड़ देंगे, लेकिन जो सही होता है उसका साथ देने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है। चाचा अभी तक तो दूर दूर से ही मदद करते थे, लेकिन ज़्यादातर घर नहीं आते थे क्योंकि इस घर में कोई मर्द नहीं था। मुझे तो सब लोग छोटा बच्चा ही समझते थे। ये अलग बात थी कि अब मैं भी जवान हो गया था। सब कहते थे कि बस इसका रिकॉर्ड का बड़ा है, ये तो कल का बच्चा है। लेकिन मर्द अगर 2 साल का भी हो तो औरत उसका हाथ पकड़ के बाज़ार जाती है तो उसके जहान में ये बात होती है कि मेरे साथ कोई है। मैं तो भगवान ने इसी तरह की एक ख़ास किस्म की ताकत दी है कि अगर 8 साल का भी होता तो अपनी माँ के साथ चल रहा होता है तो एक मर्द ही समझा जाता है। और मैं तो जवान हो रहा था। एक दिन घर चले आए और आकर मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा कि मुझे बड़ा अफसोस है, मैं तो वहीं पर रहा और मेरा भाई इस दुनिया से चला गया, लेकिन अब मैं हूँ। मुझे भी थोड़ी तसल्ली हुई। उन्होंने कहा कि जब मैं गया तो तू बहुत ही छोटा सा था। मैं तुझे पैसे देता था और तू जाकर दुकान से चीज़ ले आता था। आज भी पैसे ले ले और कुछ अपने लिए लेकर खा ले। मैंने कहा कि नहीं चाचा, मुझे ज़रूरत नहीं। तो उन्होंने कहा कि अरे क्यों नहीं, मेरे लिए तो तू हमेशा बच्चा ही रहेगा। उन्होंने मुझे 20 रुपये का नोट पकड़ा दिया। उस ज़माने में 20 रुपये बहुत ही ज़्यादा होते थे। मुझे भी याद नहीं था कि मैंने अपने लिए कब कोई चीज़ ली थी। बस घर की दाल रोटी पूरी करने में लगा रहता था। मैंने अपनी माँ की तरफ देखा तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। ये नहीं कहा कि हाँ बेटा चले जाओ, चाचा ने पैसे दिए हैं तो जाकर कुछ खा लो। जब चाचा ने मुझे तीसरी दफ़ा कहा तो मैं खुद ही बाहर चला गया। बाहर से कोई चीज़ ली और वहीं खाने में बिज़ी हो गया। दुकान से कुछ लेकर खाना जवानी और बचपन में एक बहुत बड़ी ऐश होती है। इंसान बड़ा खुश होता है कि किसी दुकान पर जाए, अपनी पसंद की कोई चीज़ निकलवाए और फिर उसको खा ले तो उसे बहुत ही खुशी महसूस होती है। इंसान बड़ा हो जाता है तब भी इस काम की है कि अपनी ही खुशी होती है। हमारे मोहल्ले में एक पेस्ट्री वाला होता था। वो वहीं पे प्लेट में रख के देता था और वहाँ बैठ के खाने में मज़ा आता था। जब मैं वापस आया तो चाचा जा चुके थे, लेकिन माँ रो रही थी। मैंने उन्हें पुकारा तो वे इस तरह से चौंक गई जैसे मेरी जगह उन्होंने किसी और को देख लिया। मैंने कहा क्या हुआ माँ, आप रो क्यों रही है? और चाचा चले गए? तो उन्होंने कहा हाँ वो चले गए और उठकर बाथरूम में चली गई। वापस आई तो अभी भी उनकी आंखें नम थी। मैंने कहा क्या बात है, क्या हुआ है? तो वो मुझ पे गुस्सा करने लगी और कहने लगी कुछ नहीं हुआ, खा लिया है ना जो तुझे खाना था। मैंने कहा हाँ, लेकिन आप गुस्सा क्यों हो रही है? क्या चाचा ने कोई बात कह दी? मेरी माँ खामोश हो गई। उन्होंने कहा जा 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 के अपना काम कर, मुझे परेशान मत कर। पूरा दिन माँ का मूड ख़राब था। वो खुद से बड़बड़ाती रही, कभी ज़माने के ताने देती रही तो कभी मुझे से कहती तेरा बाप मर गया, तेरे साथ में मैं भी मर जाती। कभी कहती कि कोई किसी का नहीं होता। जब मैंने देखा तो तकिए के नीचे 500 रुपये पड़े हुए थे। मैंने कहा ये किसने रखे? तो कहने लगी तेरे चाचा दे के गया है, जा जाके राशन ले आ। बड़ा शौक़ था ना तुझे 20 रुपये खाने का, अब 10-20 की जगह 500 मिल गए हैं। जा चल जा, हफ्ते भर का राशन ले आ। तेरा चाचा अगले हफ्ते फिर आएगा, 500 और रुपये दे देगा। मैंने कहा ये तो अच्छी बात है कि वे हमारा एहसास कर रहे हैं। फिर चाचा तो बाप की जगह होता है। मेरी माँ मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मुझे उठाकर ज़मीन पर फेंक देगी और मुझे उंगली दिखाकर कहने लगी नहीं, कोई बाप की जगह नहीं होता, बाप सिर्फ़ एक ही होता है और जब बाप इस दुनिया से चला जाता है तो उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। ये बात अपने दिमाग में रखना। मैंने कहा कि आप क्यों गुस्सा हो रही है? आप खुद ही तो कहती है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं होते कि मैं तुम्हें 5-10 रुपये की चीज़ लेकर दे दूँ। अब अगर मैंने आज कुछ खा लिया तो आपको तो खुश होना चाहिए। मेरी माँ ने कहा कि यहाँ आज जो हुआ है उस पर मुझे भी खुश होना चाहिए और तुम्हें भी खुश होना चाहिए, तो खुश हो जाओ और जाकर खुश होकर फिरते रहो। मैंने कहा तो मुझे पूरी बात बता दो, ऐसी बातें क्यों कर रही हो? तो कहने लगी नहीं कुछ नहीं, जाकर राशन ले आओ।
मैं दुकान पर राशन लेने चला गया। 500 में अच्छा खासा राशन आ गया था। 1 हफ्ते का नहीं बल्कि 2-2.5 हफ्तों का तक का राशन आ गया था और सब्जियां वगैरह भी थी। मैंने सिलेंडर में गैस भी भरवा ली थी। हमारे घर में जो भी चीज़ें कम थी सारी पूरी हो गई थी। मैंने माँ से कहा कि रोज़ मुझे थोड़ी सी दाल पका कर देती है, अब तो साथ चावल भी बनेंगे और सब्ज़ी भी। मेरी माँ फिर गुस्सा होने लगी, लेकिन अचानक से मुझे देखकर रोने लगी और कहा, तुझे रोज़ गीली सब्ज़ी खिलाती हूँ, लेकिन अब तेरे लिए सूखी सब्ज़ी और दाल चावल भी बनाऊँगी। फिर अचानक से मुझसे प्यार आने लगा। मेरी माँ का मूड की मुझे समझ नहीं आती थी। राशन का इंतज़ाम हो गया, वो ये बात ऐसे बोल रही थी जैसे कोई नुकसान हो गया हो, जबकि 500 रुपये कमाना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था। वाकई हमारे पूरे महीने का राशन आ जाता। माँ का गुस्सा और बेबसी समझ नहीं आ रही थी, लेकिन दिल ही दिल में खुश था कि चलो चाचा ने एहसास तो किया। मेरी माँ इसी तरह गुस्से में रही, लेकिन 2-3 दिन के बाद ठीक हो गई और जिस दिन उनका मूड थोड़ा बेहतर था उस दिन चाचा फिर से आ गए। मुझे तो लगा था कि वो हर महीने आएंगे और महीने के राशन के पैसे देकर चले जाएंगे, पर आज वो आए तो उनके हाथों में काफ़ी सारा सामान था। फल फ्रूट थे, सब्जियां थी। मैं बहुत ही खुश हो गया, लेकिन मेरी माँ के चेहरे पर बिल्कुल भी खुशी नहीं थी। मुझे मेरी एक फूफी ने बताया था कि तुम्हारी माँ ने ही तुम्हारे बाप को हमसे दूर किया था। ये हमारे साथ अच्छे तरीके से नहीं रहती थी, इसलिए ये सब कुछ हुआ था। शायद माँ के दिल में अभी भी नफ़रत थी, लेकिन माँ को नफ़रत से काम नहीं लेना चाहिए था। आजकल कौन सा किसका एहसास करता है, अगर चाचा कर रहे हैं तो ये कोई छोटी बात नहीं थी। लेकिन माँ को देख के तो ऐसा लग रहा था जैसे चाचा को देखते ही उनकी रूह फना हो गई हो। उन्होंने उनसे पानी तक ना पूछा। मैंने ही आगे बढ़कर पानी पूछा तो कहने लगे, हाँ अभी पानी पीऊँगा, फिर चाय भी पीऊँगा, थोड़ी देर बैठूँगा तुम लोगों के पास। मैंने कहा जी, और किचन में देखा तो चाय के साथ खाने के लिए कुछ भी नहीं था। मैंने कहा मैं ज़रा दुकान तक होके आता हूँ। चाचा ने फिर से मुझे 20 रुपये दे दिए। उन्होंने कहा कि अपने लिए भी कोई चीज़ ले आना, आराम से खा पी के आना, कोई जल्दी नहीं है। मैंने कहा जी ज़रूर। उन्होंने कहा था मुझे ज़रा आराम करना है, उसके बाद मैं चाय पीऊँगा, तो तुम ज़रा आराम से आना, फिर दोनों बैठकर चाय पिएंगे। मैं खुश हो गया और पैसे हाथ में लिए चल पड़ा, लेकिन इस दफ़ा ये हुआ कि मेरे आने से पहले ही चाचा जा चुके थे। मैंने माँ से पूछा तो माँ ने कुछ ना कहा, वो बाथरूम में चली गई और फिर से रोने की लगी। नहा कर बाहर आई तो उनकी तबीयत बड़ी अजीब सी लग रही थी। रात तक बुखार में जलने लगी। डॉक्टर को बुला के लाया। उसने कहा कि उन्होंने कोई मेहनत का काम किया है। मैंने कहा कि नहीं, मेरा ख्याल था कि शायद माँ ने कपड़े धोए हैं, इसलिए माँ बीमार हो गई, लेकिन आज उन्होंने ऐसा मेहनत वाला कोई काम नहीं किया था। डॉक्टर ने कहा आप अपनी माँ को आराम कराइए, अब उनकी उम्र बढ़ रही है, उन्हें ज़्यादा काम ना करने दे, थोड़ी सी थकान है जिसकी वजह से बुखार हुआ है। डॉक्टर ने माँ से पूछा आपने क्या कुछ खाया है, क्या दिक्कत है आपको? तो वो डॉक्टर को भी आंखें दिखा रही थी, उनसे भी बात नहीं कर रही थी। उनकी आंखों से अजीब सी नफ़रत महसूस हो रही थी। मैंने कहा अगर तबीयत ज़्यादा ख़राब है तो मैं चाचा को फ़ोन करता हूँ, आपको बड़े हॉस्पिटल ले जाते हैं। इस बात पर वो और गुस्सा हो गई। उन्होंने कहा क्यों उसे बार बार फ़ोन करते हो, वो तेरा बाप है क्या? तेरा बाप मर गया है। उन्होंने ये भी एहसास न किया कि पास में डॉक्टर बैठा है और वो मुझे सबके सामने डांट दिया, लेकिन मैं खामोश हो गया। माँ को घर ले आया, 1-2 घंटे में वो ठीक हो गई। जल्दी में मैंने उन्हें अपने कमरे में ले आया। वो मेरे कमरे में बैठी थी। मैंने कहा आप इधर ही बैठी है, मैं आपके लिए कुछ बना कर लाता हूँ। लेकिन जब मैं उनके कमरे में गया तो सामने का मंजर देख के हैरान रह गया। बिस्तर के ऊपर बहुत सिलवटें पड़ी हुई थी। ऐसा लगता था कि बिस्तर के ऊपर किसी ने छलांगे मारी है। क्या मेरे जाने के बाद घर में कोई बच्चा आया था? लेकिन सिलवटों के बीच कुछ और भी पड़ा हुआ था, जिसे देखकर मैं हैरान रह गया। ये तो मेरे चाचा की घड़ी थी। उनकी घड़ी यहाँ पर कैसे आई, वो भी इस बिस्तर के ऊपर? मैं घड़ी उठा कर लाया और माँ को दिखाया। मैंने कहा माँ ये तो चाचा की घड़ी है, ये बेड पर पड़ी हुई थी। तो माँ की आंखें ऐसे फट पड़ी जैसे न जाने क्या हो गया हो। उन्होंने कहा मुझे नहीं पता कहाँ से आई है, और तू कमरे में पैसे लेने गया था ना, तकिए के नीचे रखे के गया है तेरे चाचा पैसे।
मैंने कहा नहीं, मैं पैसे लेने नहीं गया था, मैं तो आपके लिए सही वाला तकिया लेने गया था ताकि आप यहाँ पर आराम से बैठ सके। मुझे पैसों से क्या मतलब है, अगर चाचा ने दिए हैं तो इस्तेमाल ही हो जाने हैं। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि उनकी घड़ी यहाँ पर कैसे आई। मेरी माँ ने कहा कि गिर गई होगी। इतना कहकर वो खामोश हो गई। मैंने घड़ी को एक तरफ रख दिया कि चलो जब दोबारा आएंगे तो मैं घड़ी उनको दे दूँगा। एक दिन मैंने ये बात अपने दोस्त को बताई। उसका भी बाप नहीं था, इसलिए तो उसके साथ मेरी दोस्ती थी। उसने कहा कि तुम्हारी माँ को तो खुश होना चाहिए कि बाप के रिश्तेदारों में से कोई मदद कर रहा है। हर हफ्ते पैसे देकर जाता है, मिलने के लिए आता है, पूछता है। मेरे बाप के रिश्तेदारों में से तो कोई भी नहीं आता। मेरी माँ इतनी रोती है, कहती है कि बाप चला गया तो उन लोगों ने भी हमें भुला दिया। बस एक नाना नानी हैं, वही हमारा ख्याल रखते हैं, और अगर वो नहीं होते तो हमारा क्या होता। और ये तो बाप के परिवार वाले होते हैं ना, इनका बड़ा फ़ायदा होता है। ये आपके अपने रिश्तेदार होते हैं, इनके साथ आपका खून का रिश्ता होता है। तुम्हारी माँ को लगता है अभी भी उन लोगों से नफ़रत है, या शायद वे किसी बात को लेकर परेशान हैं। लेकिन तुम परेशान नहीं हुआ करो, शुक्र करो, वरना क्या तुम अपनी मेहनत मजदूरी की कमाई से इतना राशन ले सकते हो। मैं उस दिन भी खड़ा हो गया, राशन ले रहा था, जो मेरा दोस्त भी वहाँ पर खड़ा हो गया। मैंने 2-4 चीज़ें निकाल दी। उसने कहा कि नहीं नहीं, मैं नहीं ले सकता। मैंने कहा कि तू ले ले, चीज़ है, वैसे भी ज़्यादा होती है, पहली वाली बड़ी होती है, तो फिर ऊपर से और ले लेता हूँ। वहीं पर वे भी खुश हो गया। उसने कहा कि तेरी माँ जब ऐसी कोई बात करे तो गुस्सा हो तो बस तू चुप करके सुन लिया कर, एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया कर। इतना सारा राशन लेने के लिए मेहनत कर करके तेरा नाश हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। तुझे तो खुश होना चाहिए कि बैठे बैठे तेरा काम हो रहा है। मैंने कहा कि हाँ, तू ठीक कह रहा है। ख़ानदान में मेरा चाचा मशहूर था कि वे एक लापरवाह आदमी हैं। उसके पास हमेशा पैसों की रेल पेल रही। उसके पास कभी पैसों की कमी नहीं हुई, लेकिन उसने पैसों से हमेशा ऐश ही की थी। लेकिन जब वे बाहर के मुल्क चला गया तो उसके बाद वे एक बदला हुआ इंसान बनकर आया था। ये सब यही कह रहे थे कि अब मेरा चाचा पहले जैसा नहीं रहा, बहुत ही अच्छा इंसान बन गया है। वहाँ जाकर बहुत ही मेहनत मजदूरी की है, इसलिए भगवान ने उसे अकल दे दी है। पर मेरे बाबा कहते थे कि वे बुरे लोगों को कभी भी अकल नहीं मिलती, वे नाटक करते हैं कि उनको अकल मिल गई है, असल में वैसे ही होते हैं। सुबह हुई तो माँ की तबीयत ठीक थी। एक दिन हम बैठे खाना खा रहे थे, और जब मैंने कहा शुक्र है बाबा हमारे लिए ये घर छोड़ गए थे, माँ ने कहा कि क्या फ़ायदा ऐसे घर का, इससे अच्छा तो हम बेघर होते तो छोड़ जाता, और खाने को भी एक तरफ रख कर उठ गई। मैंने उनसे पूछा, माँ क्या बात है, आप मुझे बताइए, क्या कोई परेशानी है, क्या किसी ने कुछ कहा है, आपको कोई बात बुरी लग गई है। एक पल को माँ के चेहरे पर ऐसे एहसास आए कि वे मुझे सब कुछ बता देगी, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। न जाने वे क्या सोच कर डर गई। उन्होंने कहा, नहीं ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, बस तू अपना काम किया कर और ज़्यादा मेहनत ना किया कर, मैं चाहती हूँ कि तू खुश रहे। मैंने कहा, माँ मैं तो इसी में खुश हूँ ना कि मैं आपका ख्याल रखूँ, इस घर को अच्छे तरीके से चलाऊँ, इससे ज़्यादा मेरी खुशी फ़िलहाल और क्या हो सकती है। माँ ने कहा, तेरी सारी ज़िंदगी पड़ी है बेटा, मेरा क्या है। मैंने कहा, आपकी भी सारी ज़िंदगी पड़ी है। 16 साल की थी आप तो आपकी शादी हो गई, और अभी तो आपकी उम्र 34 साल की हुई है। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना आपके साथ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, ठीक तो सब कुछ होगा ना बेटा, तब कुछ रह जाएगा, जब कुछ बचा ही नहीं तो फिर ठीक क्या होगा। शायद वे ये बात कर रही थी कि बाबा इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन मरने वाले हमें तो ज़िंदा ही छोड़ के जाते हैं, अपने साथ तो नहीं ले जाते। हाँ, ये अच्छा होता है कि वे हमें भी साथ ही ले जाते, पर ऐसा नहीं होता। न जाने वाले चले जाते हैं, पर पीछे वालों को फिर भी ज़िंदा रहना पड़ता है, ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है। जब भी चाचा घर आते थे मुझे दुकान पे भेज देते थे। मैंने इस दफ़ा उनसे ज़रूरी बात करनी थी। मैं उनसे कहना चाहता था कि वे जिस जगह पर काम करते हैं वहाँ पर मेरी नौकरी की बात करें। मैं मज़दूरी कर करके थक गया हूँ, लेकिन वे मुझे घर में रहने ही नहीं देते थे, और उनके जाते ही माँ हमेशा ही रोने लगती थी। एक दिन चाचा मुझे बाहर मिल गए और मैंने उनसे भी ये मामला डिस्कस कर लिया। मैंने कहा, आप आते हैं तो जाते हैं, तो माँ बहुत ही रो पड़ती है।
पता नहीं क्या बात है, उसके बाद उनका मूड भी ख़राब हो जाता है। चाचा ने कहा कि वह तुम्हारे पिता साहब की कोई ना कोई बात हो जाती है और उनको अपने पति की याद आ जाती है तो वे रोने लगती है। मुझे ये आवाज़ सही लगा कि क्योंकि अभी भी हम अगर कभी बाबा की कोई बात करते थे तो यानी माँ और आपस में कोई बात भी कर रहे होते थे और बाबा का जिक्र आ जाता तो माँ की आंखों में आंसू आ जाते थे। उनके आंसू ऊपर ऊपर ही पड़े होते थे, लेकिन माँ के दिल में दिन पर दिन चाचा के लिए नफ़रत बढ़ रही थी। अब तो ऐसी हो गई थी कि घर में किसी कुत्ते का जिक्र कर लिया जाए तो उनको बुरा नहीं लगता था, लेकिन अगर चाचा का जिक्र कर लिया जाता तो वे जलते कोयले पे लौटने लगती थी। कोई ना कोई गड़बड़ तो ज़रूर थी। चाचा जब भी आते थे वे यही कहते थे कि बैठकर बात करेंगे, चाय पिएंगे, लेकिन मेरे आने से पहले ही वे वापस चले जाते थे। और उस दिन उनकी घड़ी भी तो बिस्तर पे पड़ी थी। वे हमें इतने पैसे दे रहे थे, जबकि दूसरी तरफ मुझे ये बात पता चली थी कि वे अपनी पत्नी को खर्चा नहीं देते थे। जो इंसान अपनी पत्नी को खर्चा नहीं देता वे किसी और की विधवा को इतने पैसे क्यों दे रहा था। कहते हैं कि कोई किसी को मुफ्त में 1 रुपया नहीं देता, चाहे वे अपना हो या पराया। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही थी। मेरे दिमाग में एक बात आई, एक छोटा सा शक था और मैं जानता था कि इसका नतीजा कुछ नहीं निकलेगा, लेकिन मुझे ये शक दूर करना था। एक दिन चाचा ने इसी तरह मुझे 20 रुपये दिए और कहा जाओ अपनी पसंद की कोई चीज़ खा कर आओ। माँ कमरे में ही बैठी थी। मैंने कहा ठीक है। मैं घर के दरवाजे से बाहर तो निकला, लेकिन 2 मिनट बाद ही पड़ोसियों के घर में दाखिल हुआ। वहाँ पर भी मेरी उम्र का एक लड़का था जो मेरा दोस्त भी था। मैंने उससे कहा छत पर जाना है मुझे। उसने कहा हाँ हाँ जा सकते हो, पर उसने मुझसे पूछा कि सब ठीक तो है, तो अपने घर के अंदर क्यों छलांग लगा रहा है। मैंने कहा कि वे गलती से मैंने ताला लगा दिया और चाबी अंदर ही रह गई, इसलिए मैं ऊपर से जा रहा हूँ। मेरे दिमाग में अजीबोगरीब किस्म की बातें आ रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई ना कोई मामला है और अगर आज मुझे कुछ ऐसा पता चलता है जो मेरी सोच के मुताबिक था तो फिर मुझे आज अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा फ़ैसला करना था। मैंने अपने आप को तैयार कर लिया था। मुझे क्या करना है। मैं भी तो एक मर्द था और मर्द के अंदर भगवान ने एक ख़ास किस्म की ताकत रखी होती है कि उसको पहले से ही पता चल जाता है कि कुछ बुरा होने वाला है या नहीं। मैं छत पर गया और उसकी छत से अपने घर की छत पर छलांग लगा दी। अभी मैं सीढ़ियों से नीचे ही जा रहा था कि मैंने अजीबोगरीब किस्म की आवाज़ें सुनी। मैं फ़ौरन समझ गया कि आवाज़ें किस किस्म की है। मेरा खून खौलने लगा और हाथ पाँव फूलने लगे। मेरे कान गर्म हो गए थे। मुझे गुस्सा आ रहा था और हैरानी भी हो रही थी। मैंने दरवाजे की तरफ देखा तो दरवाज़ा अंदर से बंद था। ये तो वही कमरा था जहाँ पर माँ बैठी थी और चाचा को भी इधर ही छोड़ के आया था। मैंने दरवाजे पर अचानक से दस्तक दी। अंदर खामोशी छा गई। 2 मिनट के बाद दरवाज़ा खुला तो सामने का मंजर देखकर हैरान रह गया। उसके बाद न मैंने आओ देखा और न ताओ। मैंने अपने चाचा को गिरेबान से पकड़ लिया और उठाकर बाहर ज़मीन पर मार दिया। मैं जवानी की दहलीज पे खड़ा था। मेरे अंदर बहुत ही ताकत थी और अब ताकत न आजमाता तो कब आजमाता। मेरी आंखों के सामने ये शख्स मेरी बर्बादी का सामान लिए खड़ा था। मेरी माँ रो रही थी। उन्होंने मुंह पीछे कर लिया। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने चाचा को मारना पीटना शुरू कर दिया। उसके चिल्लाने की आवाज़ बाहर जाने लगी तो लोगों को पता चला कि घर में लड़ाई हो रही है और लड़ाई भी कोई ऐसी वैसी नहीं। सो वे घर के अंदर दाखिल हो गए और चाचा की जान मेरे से बचाई। मेरा दोस्त भी घर में दाखिल हो गया क्योंकि उसको पहले ही पता था कि मैं छत के ऊपर हूँ तो कोई मामला है। वे तो मेरा दोस्त था। उसने मुझे रोका नहीं, बल्कि उसने भी चाचा को 2-4 हाथ लगा लिए, लेकिन बाकी लोगों ने रोक लिया। मैंने सबको कहा कि ये कौन है, मैं इसको नहीं जानता। ये मेरे घर में घुस आया था। उन्होंने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। उसके बाद मैं घर चला गया और मैंने जाकर अपनी चाची को सब कुछ बता दिया और अपनी फूफी वगैरह को भी। वो लोग भी हैरान रह गए। मैंने ये भी कहा कि मेरे घर पर पैसे देकर जाते थे। अगर मुझे पता होता कि ये सब इस चक्कर में देकर जा रहे हैं तो मैं उसे इससे पहले ही उसके अंजाम तक पहुंचा चुका होता। मुझे इतना गुस्सा आया, इतना ज़्यादा कि मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता था। चाचा वाकई बाकी जगह होते और उस पर हाथ उठाना कोई अच्छी बात नहीं होती।
लेकिन फिर भी मुझे ये सब कुछ करना ही करना था, क्योंकि उसने दोबारा मेरे हाथ नहीं आना था और शायद मैं उसे कानून के नीचे भी नहीं ला सकता था। इसलिए बहती गंगा में हाथ धो मुझे भी धोने थे। मुझे मेरी चाची, फूफी और दादा ने कहा था कि इस बात को यहीं पे रहने दो। चाचा को जाकर पुलिस स्टेशन से वापस ले आओ, कहो कि वो तुम्हारा चाचा था। मैंने कहा कि बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूँगा। मैं इसे कानून के नीचे लेकर आऊँगा और आप लोग यही दुआ करें कि इसे कानून की ही सज़ा दे, क्योंकि अगर कानून ने इसको सज़ा नहीं दी तो फिर मैं खुद इसे सज़ा दूँगा। उन्होंने कहा कि तो कल का लड़का आज हमारे सामने हमारा दुश्मन बन के खड़ा हो गया है। अपनी माँ को क्यों नहीं समझाता? हो सकता है वही इस सब में शामिल हो। तेरी माँ ने इस पर पूरे दौड़े डाले होंगे, अपना हुस्न दिखाया होगा। वो तो अभी भी जवान है, खूबसूरत है। मुझे तो इन सब पे भी गुस्सा आ रहा था। अगर दादा की उम्र का लिहाज ना होता तो उनको भी बताता कि मैं कौन हूँ। मैंने कहा कि हाँ, मैं अब तुम सबको बताऊँगा कि मैं किस पिता की औलाद हूँ। दरअसल बात ये थी कि जिस घर में हम रहते थे ये घर चाचा का था, जो उन्होंने अपनी पत्नी से छुपा के ख़रीदा था और मेरे पिता को रहने के लिए दिया था। जब वो घर से निकले थे तो उनके पास कुछ नहीं था, इसलिए चाचा ने उस टाइम अपने भाई पर तरस खा के उन पर ये छोटा सा एहसान किया था। जब अब चाचा रोज़ घर पर आते तो मेरी माँ को धमकाता था, कहता था कि इस घर से निकल जाओ, तुम्हें इस घर से निकालना होगा, नहीं तो मेरी बात माननी होगी। मेरी माँ ये सोचती थी कि पहले ही मेरा बेटा मेहनत मजदूरी करके घर चला रहा है, अब घर पे कुछ 2-4 चीज़ें आनी शुरू हुई है। अगर हमारे सर पे छत ना रही तो हम क्या करेंगे? किराए के घर पर रहना आजकल बड़ा मुश्किल है। एक मज़दूर आदमी खाना पूरा कर ले यही बड़ी बात है, और हमारा सिर्फ खाना ही पूरा होता था। हम ना तो नए कपड़े लेते थे और ना ही कहीं जाते थे। बीमारी में सरकारी अस्पतालों से धक्के खाते थे और बस किसी तरह खाना पीना चला रहे थे। ऐसे में अगर किराए के घर में रहना पड़ता तो हमारा तो बुरा हाल हो जाता। माँ मजबूर थी और मेरा चाचा इसकी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहा था। पैसे भी इसलिए देकर जाता था। मैंने पुलिस को सब कुछ बता दिया और उस पर केस किया। पुलिस ने कहा कि आपका रिश्तेदार है, फिर आपने आपसे आपस में सुलह की सफाई क्यों नहीं किया था? इसीलिए आप पहले ही सोच ले, एक दफ़ा FIR दर्ज हो गई तो फिर पीछे नहीं हट सकते। मैंने कहा कि मुझे सुलह सफाई नहीं करनी, मुझे अपनी माँ की बेइज्जती का बदला लेना है। उसने जो किया उसकी सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। पुलिस ने कहा कि ठीक है और मैंने अपने चाचा के ख़िलाफ़ FIR कर दिया। अब बाकी के रिश्तेदार भी मेरे ख़िलाफ़ होने लगे, लेकिन अभी भी मुकदमा चल रहा है। मेरे चाचा जेल में हैं और अब तारीखों पे तारीखें पड़ रही है। मैं अपने मकसद पर अड़ा हूँ। एक वकील भी करवाया है जो गरीबों के केस मुफ्त में लड़ता है, क्योंकि अभी नया नया है। उसने कहा है कि ये उसका तीसरा केस है, इसलिए वो पूरी कोशिश करेगा कि वो जीते, यानी कि हमें इंसाफ ज़रूर मिलेगा। लेकिन कभी मेरे दादा, कभी मेरी फूफी और कभी मेरी चाची घर पे आते हैं तो कहते हैं कि ये घर भी तो रख लो, लेकिन मुकदमा वापस ले लो। मैं बड़ी परेशानी में हूँ कि क्या करूँ, क्योंकि इस घर से आज या कल तो हमें निकालना ही होगा। लेकिन क्या मैं अपनी माँ की इज़्ज़त का सौदा करता रहूँ और बदले में ये घर रख के सब कुछ भूल जाऊँ? क्या एक बेटा ऐसा कर सकता है? मैं तो माँ के सामने पहले ही शर्मिंदा हूँ कि वक्त रहते मैं उन्हें बचा ना सका और वो मजबूरी में आकर कुछ बोल ना पाई। मुझे तो ये सब कुछ पहले ही करना चाहिए था। मैं तो इस गुनाह के नीचे सारी ज़िंदगी दबा रहूँगा, परेशान रहूँगा, मर जाऊँगा तो अपने पिता को क्या मुँह दिखाऊँगा कि अपनी माँ का ख्याल ना कर सका। आप बताइए कि अगर आप मेरी जगह होते तो क्या आप करते? क्या करना चाहिए मुझे? क्या मैं केस वापस ले लूँ और घर अपने आप रख लूँ मेरी, और सारी ज़िंदगी अपनी माँ के सामने शर्मिंदा हो जाऊँ, या फिर मैं उसको सज़ा दिलवाऊँ, घर भी छोड़ दूँ, मेहनत मजदूरी करूँ और अपनी माँ को लेकर कहीं दूर चला जाऊँ, किसी ऐसी जगह जहाँ पे हमें कोई भी ना जानता हो, क्योंकि ये बात मोहल्ले में भी फैल चुकी है और मेरी माँ आजकल बहुत परेशान और बीमार रहती है। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि वो मुझे बढ़िया मशवरे दे और मेरी माँ के लिए भी दुआ करे कि भगवान उन्हें सुकून दे। वो एक बहुत अच्छी इंसान है। हमने सारी ज़िंदगी मेरे पिता के लिए कुर्बानियाँ ही दी है। पता नहीं ये सब कुछ क्यों हुआ, लेकिन मैं इस अज़्म पर कायम हूँ कि मैं इस इंसान के ख़िलाफ़ क्या हुआ केस वापस नहीं लूँगा, उसे काल कोठरी तक पहुँचाकर ही दम लूँगा।
चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। आप लोग मुझे अपनी राय ज़रूर दें। ये कितनी बुरी दुनिया है, यहाँ पर ये सब कुछ होता है। आप लोग बताएंगे कि आपकी ज़िंदगी में कभी कुछ ऐसा हुआ है, आपने कभी ऐसा देखा है? वैसे मैंने एक बात नोट की थी, जिसके साथ बुरा है होता है, लोग उसके साथ कुछ अच्छा नहीं करते और फ़ायदा ही उठाते हैं। अगर मैं अपनी माँ का साथ ना देता तो कौन देता? अगर मैं इस बात पर खामोश हो जाता, कुछ ना करता, तो फिर मैं सारी ज़िंदगी कैसे जीता? अपने आप से आंखें नहीं मिलाता और मरने के बाद अपने बाप को क्या कहता कि मैं क्यों चुप हो गया था, क्यों मैंने अपनी माँ का साथ नहीं दिया था, क्यों मैंने आवाज़ नहीं उठाई थी? क्या मुझे चुप रहना चाहिए था? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए मैंने ये सब कुछ किया है। मेरा तो दिल करता है कि मुझे कभी वह आदमी मिल जाए तो मैं फिर से उसे पर हमला कर दूँ और उसको इतने थप्पड़ मारूँ कि मुझे सुकून आ जाए, लेकिन अभी ऐसा नहीं हो सकता। मेरा दोस्त भी अच्छा था जो मेरे साथ मिल गया और उसने भी 2-4 थप्पड़ लगाए थे। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।